करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वेबिनार में। ये वेबिनार हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जिसमें भी आपको डाउट हो उसमें आप समझ सकते हैं। एक्चुअली ये वेबिनार फ्री लीगल एड पर है, जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिसका प्रोविजन जानने के लिए या किस तरीके से किन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखती है। और हमारे न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा भी है कि कानूनी सहायता का अर्थ है समाज में एक व्यवस्था प्रदान करना जो न्याय के प्रशासन की मशीनरी को आसानी से सुलभ बना सके। और ये सर्विस जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 है उसके द्वारा गवर्न की जाती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A है, जिसमें ये फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। जो पुअर एंड वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी जो है जस्टिस के लिए उनकी बात करता है, जस्टिस फॉर ऑल के लिए बात करता है। आज का जो मेन टॉपिक हम लोगों के 3 रहेंगे वो हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्री लीगल एड अवेलेबल फॉर पुअर इन एवरी कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारे कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल, सारे कोर्टों में जो है फ्री लीगल एड की सुविधा है। एंड फुल प्रोसेस अबाउट हाउ टू गेट फ्री लीगल एड। और तीसरा टॉपिक है हम लोगों का नो योर राइट ऑफ फ्री लीगल एड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सर्विसेज। हम लोगों के लिए अगर लिटरेसी की बात करें तो 2011 के सेंसस में 74.04% जो है लिटरेसी थी। उससे पहले अगर 2001 की बात करें तो 64.80% जो है लिटरेसी थी। ये लिटरेसी को लीगल लिटरेसी नहीं, लीगल लिटरेसी तो अलग लिटरेसी है जो कि हम लोग बताएंगे भी आपको आगे आने वाले टाइम में। अभी जो फ्री लीगल एड है, कभी भी कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है किसी के बीच में, ये तो या तो सिविल हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का अगर डिस्प्यूट हुआ है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसको जाना कोर्ट पड़ेगा। कोर्ट जाने के लिए उसको क्या है कि एक वकील की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो आप पेड लीजिए या फिर फ्री लीगल सहायता लीजिए। अब क्या है कि पेड तो सब जानते हैं कि पेड वकील मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्री लीगल एड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं और जानेंगे किस किस सिचुएशन में कब कहाँ और कैसे हम लोग फ्री लीगल एड को ले सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता है। हमारे बीच में लवामन जी हैं, जो कि लीगल सर्विस सोसाइटी के को कन्वेनर हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और पैरा लीगल वॉलेंटियर भी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। तो लवामन जी, आइए आप जो है फ्री लीगल एड के बारे में जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले हम आशा करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और बिना कोई समय गवाए हुए बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है लीगल सर्विसेज की, कि लीगल सर्विस किस लिए प्रोवाइड की जाती है। तो लीगल सर्विस हमारे दैनिक जीवन में भी होता है, डे टू डे लाइफ में, कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं, किसी भी फैमिली मैटर हो या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स हो या फिर कोई क्रिमिनल मैटर हो, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जाएँ और किसी सर्विस किसी से लें। तो सर्विस में बहुत तरह की सर्विस होती है, तो उसी में एक लीगल सर्विस है। तो लीगल सर्विस में जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, जो फंक्शनरीज होते हैं, उनके पास हम जाते हैं और उनसे सर्विस लेते हैं, सहायता मांगते हैं कि हमारे जो डिस्प्यूट्स है उनको सही तरीके से सुलझाया जाए। तो इसी में लीगल सर्विस में आप वकील के पास जाते हैं। तो वकील या तो जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि आप या तो वो पेड हो सकता है या फिर फ्री हो सकता है। तो पेड के बारे में तो सब कोई जानते हैं कि पेड सर्विस तो आप जाइए किसी वकील के पास, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वो आपसे चार्ज करेंगे, जितना उनका डिमांड होगा वो पे कीजिए और फिर वो आपके केस लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है कि सारे लोग उसमें जा करके पेड सर्विस ले सके, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, उनका जो फी होता है वो बहुत हाई होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसी बात को समझते हुए पार्लियामेंट ने और कोर्ट ने दोनों ने मिल करके अपने कोलैबोरेशन से ये मैकेनिज्म सेट किया है, ताकि लोगों को जस्टिस, जो न्याय है, वो इकोनॉमिक ग्राउंड पे डिनाई ना किया जाए। और इसी के लिए इसी ऑब्जेक्ट से बनाया गया है लीगल सर्विसेज सोसाइटीज एक्ट, जो 1987 में पास हुआ। इससे पहले बात करते हैं केसेस की। तो केसेस किस प्रकार के होते हैं? एक तो सिविल केस होता है, एक क्रिमिनल केस होता है। जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले से भी हमारे यहाँ सिविल केसेस में जो इंडिजेंट होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए प्रोविजन दिया गया है, जो कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर में है कि आप जाएंगे, वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में,
और वहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, इंडिजेंट पर्सन हूँ, एक सिंपल एप्लीकेशन होता है वो दीजिए, तो कोर्ट आपको, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि हाँ आप सही में आपके पास उतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल सर्विस, जो भी उसके वकीलों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट आपको खुद एक वकील असाइन करती है, जो कि ये सिविल मैटर्स में। फिर क्रिमिनल मैटर्स में भी था पहले से कि 304 सेक्शन है, 304 सेक्शन 304 ये बात करता है, सेक्शन 304 सीआरपीसी की, अगर आप इंडिजेंट पर्सन है, पुअर हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट को लगता है कि आप अनरिप्रेजेंटेड हैं, तो कोर्ट आपको एक वकील असाइन करेगी। तो ये तो बात थी कि पहले से, तो लेकिन बाद में हुआ कि इन सब प्रोविजंस होने के बाद भी लोगों को वो जो जरूरी सुविधा मिलना चाहिए था लीगल सर्विस में, वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने 1986 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा 39A, जिसका मेन मोटो ही यही था कि लोगों को जो जस्टिस है उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। अगर जो बैरियर्स हैं, जो सोशल बैरियर्स हो गए, एजुकेशनल बैरियर्स हो गए, जो इकोनॉमी, तो उसमें इकोनॉमिक बैरियर आता है कि अगर इकोनॉमिक बैरियर है तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप वकील के पास नहीं जाएंगे। तो इसीलिए उसको दूर करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत एक नया आर्टिकल प्रोवाइड किया 39A, जो कि मेनली तो इकोनॉमिक बैरियर को चुनौती देता था और उसमें एक फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई। और पहले जो सीपीसी, जो हमारा सिविल मैटर्स के लिए जो कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सिर्फ ट्रायल कोर्ट्स की बात करते हैं। लाइक सिविल प्रोसीजर कोड अपीलेट मैटर में भी बात करता है कि ठीक है आपको फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा, कोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जो फ्री लीगल सर्विस होता है वो दो तरह से मिलता है। एक तो आप पहले डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, तो कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ठीक है इनको जरूरत है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कोर्ट फी अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, कोर्ट आपको देगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वो स्टेट मैकेनिज्म है कि कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स आए, लैंडमार्क जजमेंट आए, और प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि आप स्टेट एक्सपेंस पे अगर कोई पर्सन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या मार्जिनलाइज सेक्शन का है, तो उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, प्रिंसिपल है फ्री फेयर ट्रायल, तो फेयर ट्रायल जो है वो डिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फेयर ट्रायल अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो सही से कहा नहीं जा सकता कि उसको, मतलब अगर वो सजा पा लेता है तो ये सही नहीं होता। तो इसीलिए इन सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए और मेरे संविधान में एक आर्टिकल 39A जोड़ा गया। उसके बाद, और ये आर्टिकल 39 1976 में जुटा, उसके बाद से बहुत सारे केसेस में उसके बाद भी ये जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जो कि ऑब्जेक्टिव था आर्टिकल 39A का। तो बहुत जैसे हुसैन आरा खातून केस हुआ या फिर खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो स्टेट है वो ये नहीं कह सकता कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली या फिर इकोनॉमिकली बहुत इनकैपेबल है तो हम इन लोगों को फ्री लीगल एड नहीं दे सकते हैं। ये स्टेट कह ही नहीं सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लोगों का फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए अगर वो किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जो जस्टिस फॉर ऑल है, जो जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, अगर किसी एक पर्सन को उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के तहत अगर फ्री लीगल एड नहीं मिल पा रहा है, अगर वो अपने आप को सही से कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो सीधा सीधी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसका वोलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि स्टेट ये नहीं कह सकती कि या हम इनकैपेबल हैं देने के लिए तो हम नहीं देंगे। तो उनके लिए एक मशीनरी सेट करना होगा स्टेट को, और उसके तहत लोगों को फ्री लीगल एड देना होगा जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बीपीएल अभी 2011 का जो डेटा है उसके हिसाब से 21.9% लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और एपीएल वालों के भी जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मिडिल इनकम वाले जो एज की जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उनकी भी कोई स्थिति कोई बड़ी उतनी बढ़िया नहीं है कि वो बड़े बड़े वकील या सीनियर एडवोकेट्स अफोर्ड कर सकें। तो वो ट्रायल कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पे उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये मैंडेट किया गया। तो इसीलिए लास्ट में पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 पास किया, जिसके तहत ये प्रोविजन दिया गया कि कितने कौन से लोग एलिजिबल होंगे, इन लोगों को कहाँ जाने की जरूरत है, कैसे उन्हें लीगल एड मिलेगा, और अगर कोई लीगल एड से वंचित रह जाता है या फिर अगर जो वकील उनको असाइन किया गया है अगर वो मिसकंडक्ट करता है या फिर उनका सही से केस नहीं लड़ता है तो क्या उसके रेमेडीज हैं। और ऐसे भी जो क्रिमिनल जस्टिस लॉ सिस्टम या फिर जो लॉ सिस्टम है वो एक मैक्सिम पे वर्क करता है, जो कि बहुत कार्डिनल प्रिंसिपल है इसका, कि यू बी जस्ट इबी रिमीडियम, कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। तो आप अपने जहां भी आपका कोई राइट है, कोई अधिकार है, अगर उससे आपको कोई वंचित कर रहा है या फिर आप किसी तरह से आपका वो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सीधा कोर्ट के दरवाजे पे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास किया गया 1980,
1987 में, जिसके अंदर प्रोविजन दिया गया। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो यही है इस लीगल सर्विस अथॉरिटीज का कि जो लोग जस्टिस है वो जस्टिस सब तक पहुंचना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बैरियर नहीं होना चाहिए। पहला ये हुआ उसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ कि फेथ, जुडिशियरी में फेथ होना चाहिए। अगर लोगों को इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर जस्टिस नहीं मिलेगा तो लोगों को जुडिशियरी से भरोसा उठ जाएगा कि कोर्ट कर क्या रही है, सिर्फ अमीरों का, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट जो है कोर्ट कचहरी अमीरों के लिए बना हुआ है, जो गरीब लोग हैं वहां नहीं पहुंच पाते और उन्हें सही से न्याय नहीं मिल पाता। तो कोर्ट का ये भी कि उनमें फेथ जो है वो बना रहना चाहिए। इसके लिए भी एक कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारे लॉ में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। कि जो न्याय है वो सिर्फ मिलना जरूरी नहीं है, वो मिलते हुए दिखना भी जरूरी है कि न्याय जो हम दे रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ न्याय होगा, तभी लोगों का भरोसा बनता है। तो इसलिए थोड़ा इन सबको बातों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहल भी किया और इसीलिए, और इसके आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये आर्टिकल्स और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हुआ या फिर जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो कैसे इन सबको अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से रेमेडीज प्रोवाइड की गई है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में। तो सबसे इसके लिए बहुत सारे अलग अलग लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पे, सब तालुका लेवल पे कमिटीज और अथॉरिटीज का गठन किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, जहां आप अगर किन्हीं को भी, अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है या फिर जो पॉवर्टी, जो अपने आप को गरीब समझते हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां जा करके वहां अप्लाई करेंगे, वो उनका मदद करते हैं। जैसे हम लोग में दिल्ली में भी मैंने बहुत जगह जा करके लोगों को जागरूक किया इस बारे में कि लोग, अगर आप गरीब हैं या फिर बहुत सारे मोहल्लों में जाकर के, बहुत सारे स्लम्स में जाकर के, कि अगर आप गरीब हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मैटर आपका लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप जा सकते हैं, आप जाइए इस अथॉरिटी के पास, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जाइए, यहाँ पे जाइए, 30 हजारी कोर्ट में जाइए, साकेत में जाइए, वहाँ जहाँ भी आपको जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो अगर कोई भी मैटर होता है तो इसके लिए उन लोगों ने एक कन्वीनियंट वे में हर जगह, हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे एक कमेटी बैठाई है, एक अथॉरिटी है जो ये बताती है कि वो कहाँ जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट जो कमेटी है वो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चलती है। दूसरी स्टेट लेवल पे है जो हाई कोर्ट है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और चौथी है जो तालुका लेवल पे है। तो तालुका लेवल सब जगह नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और ये लेवल पे सब जगह पे है। तो अब बात करेंगे हम कि जो कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस फ्री लीगल एड पाने के लिए वही लोग, जैसे मैं कुछ जो एक सबसे बड़ा तो क्राइटेरिया ये है कि उनका इनकम, तो लोगों का इनकम कितना होना चाहिए ताकि वो फ्री लीगल एड पा सके। तो उसके लिए ये कहा गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दे रहे हैं या फिर अपना केस लड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका पर एनम 5 लाख होना चाहिए, ये क्राइटेरिया। और अगर निचले कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो इसमें आप हर स्टेट का अलग, जैसे बिहार का मैं हूँ तो बिहार में 1.5 लाख रुपये है, 1.5 लाख रुपये पर एनम है, और यूपी है तो यूपी का 1 लाख रुपया है। तो हर स्टेट का अलग अलग है। अगर आप अगर 1 लाख रुपये से कम से अगर आपका इनकम है सालाना, तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी में जाकर के या फिर नालसा में अप्लाई कर सकते हैं, या स्टेट लेवल पे कहीं भी अप्लाई कीजिए, वो आपको एक वकील प्रोवाइड करते हैं क्या है मेनली कि आप जाइए वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, सिंपल सा। वो एप्लीकेशन मोड क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन किसी फॉर्म हो सकता है, या तो आप उसको पोस्ट से भेजिए या फिर खुद जाकर के सबमिट कर दीजिए। ऑफिस जितने भी कोर्ट्स हैं उन सारे कोर्ट्स, सभी कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी में ये ऑफिस है। वहाँ कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज का अपना ऑफिस है, हाई कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अपना ऑफिस है, और सुप्रीम कोर्ट में नालसा का अपना अलग ऑफिस है। तो सभी अपने ऑफिस के वहाँ जाकर के एप्लीकेशन खुद भी फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर पोस्ट से भेज सकते हैं वहाँ पोस्ट से, या फिर उनका ईमेल आईडी वहाँ मेल कर सकते हैं। या फिर हाँ, अगर आपके आसपास कोई पीएलवी है, जो पीएलवी के थ्रू आप जानते हैं उसे, तो आप पीएलवी के थ्रू भी वहाँ अप्लाई करवा सकते हैं और पीएलवी के थ्रू भी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन पीएलवी को पता करने के लिए आपको या तो पहले वहाँ जो अथॉरिटी है उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तो ये हुआ बात कि आप कैसे जा सकते हो वहाँ। अब है कि आप किस माध्यम से, ये तो हो गया कि आप या तो खुद भी पोस्ट भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ईमेल से भी भेज सकते हैं, या पीएलवी के थ्रू भी जा सकते हैं। अब है कि अगर कोई इंसान इलिटरेट है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो डायरेक्ट जा सकता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जा सकता है, या फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है वहाँ जा सकता है, और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है वहाँ जा सकता है। वहाँ एप्लीकेशन देकर के वहाँ पे पैनल होता है वो एडवोकेट्स का, वो पैनल जो आप एप्लीकेशन देंगे वहाँ उस एप्लीकेशन में आपको सब लिखना पड़ेगा, अपना नाम, पता, रेसिडेंस, और आपका मैटर क्या है, कहाँ से मैटर है, डिस्प्यूट क्या है, ये सब लिख करके आप वहाँ जमा करेंगे। वहाँ पे स्क्रूटनी होती है उस एप्लीकेशन की। अगर उनको लगेगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन जो है एलिजिबल है लेने के लिए, तो वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके लिए टाइम लिमिट भी है
कि जो रेगुलेशन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का, वो टाइम लिमिट देती है कि अगर एप्लीकेशन देने के या तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर इमीडिएट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से रुका हुआ तो मैक्सिमम 7 डेज है। क्या उसमें जो एप्लीकेशन आपने दिया उसको 7 दिन के अंदर उसको उस कार्यान्वित कर करके उसको आपको तुरंत इंटीमेट किया जाएगा कि हाँ या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे, आपका केस मैटर ऐसा रहता है कि हाँ आप जा सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद है कि इसका कहाँ जा सकते हैं आप, इसमें है कि आप निचले कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऊपर लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इस एक्ट के तहत, कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी आपको अपील में जाना हो, किसी भी मैटर हो, आप इंडिजेंट पर्सन है, आप गरीब हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो किसी भी और बात है कि सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के लिए आप किसी भी कोई भी मैटर हो, कोई ऐसा नहीं कहता ये एक्ट की आप सिर्फ क्रिमिनल केस में ही जा सकते हैं या सिविल केस में ही जा सकते हैं। आप क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, टैक्सेशन हो, फैमिली हो, प्रॉपर्टी हो, कोई किसी भी तरह का मामला हो, आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। आप एलिजिबल होंगे तो आपका वो एप्लीकेशन पे जरूर कोई कार्रवाई किया जाएगा, आपको वकील असाइन किया जाएगा। अब ये है कि बात की अब कि इसमें जो अगर आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद से अगर कोई वकील आपका सही से केस नहीं लड़ रहा है, आपसे सही तरह से बिहेव नहीं कर रहा या फिर सही तरह से कंडक्ट नहीं है उसका आपके प्रति, तो आप उसका एप्लीकेशन भी दे सकते हैं अपने उसके हायर अथॉरिटीज में। जैसे अगर आपका केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में लर्न सेक्रेटरी को कंप्लेन दे सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट की जो कमेटी है लीगल सर्विस कमेटी, उस वहाँ दे सकते हैं आप कंप्लेंट, या सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट दे सकते हैं, उसके अथॉरिटी के कंप्लेंट कर सकते हैं कि हाँ ये वकील है। तो आपके पास ये भी राइट है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है उस वकील जो आपको असाइन हुआ है उसके काम से, तो आप उस वकील को चेंज भी करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। कंडक्ट सही नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि हाँ सही है बात है तो वो ये आपको चेंज करने के लिए भी दे सकते हैं। और अगर कंप्लेंट हुआ, अगर आपका जो कंप्लेंट आपने जो एप्लीकेशन दिया है कि जो मैं इंडिजेंट पर्सन मैं इसमें जो एलिजिबल हूँ, मतलब जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज है मैं उसमें एलिजिबल हूँ उसके प्रति कि मैं एज ए इंडिजेंट पर्सन अप्लाई कर सकूँ कोर्ट में, तो आप अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, अगर रिजेक्ट हो जाता है एक लेवल पे, क्योंकि वो सेक्रेटरी को दिया जाता है, अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो आप चेयरमैन के पास अपील कर सकते हैं, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वहाँ की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास आप अपील कर सकते हैं। लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चेयरमैन का जो वो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो इस तरह से आप लीगल, तो इसमें बात हुई कि आप दो तरह से आप जा सकते हैं। एक तो पहले कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं जो कि प्रोसीजर लॉ हमारा कहता है, सीआरपीसी और सीपीसी कहता है कि आप किस तरह से जाएंगे। आप कोर्ट में गए, अगर कोर्ट को जज को ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं है, अनरिप्रेजेंटेड है, आप इंडिजेंट पर्सन इसलिए आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट खुद असाइन कर देगा आपको वकील, वो भेज देगा मैटर कि यहाँ इसे उन्हें वकील दिया जाए, तो स्टेट के एक्सपेंस पे आपको और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, चाहे केस फाइलिंग का हो, कोर्ट फीस हो, किसी तरह का, चाहे पेलेट कहीं भी आपको कोई पैसा देना नहीं होता, 1 रुपया नहीं लगता इसमें फ्री लीगल एड में। तो सुप्रीम, और इसमें बात आती है कि ये तो फ्री लीगल एड हुई जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं जिनका इनकम सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए 5 लाख और हर स्टेट वाइज का अलग अलग है, जैसे बिहार का 1.5 लाख रुपया, यूपी का 1 लाख रुपया है पर एनम, तो इससे कम है तब। तो बात आई कि जो लोग मिडिल इनकम ग्रुप में है वो क्या करेंगे फिर, तो उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है। तो ये लीगल सर्विसेज कमेटी 2 तरह से चलती है, एक तो पहला कि वो फ्री लीगल एड देती है, दूसरा पेड देती है। लेकिन जो पेड देती है उसके लिए लिमिट है कि जो उसमें एक पैनल होता है जिसमें एओआर्स होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, और सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। तो ये सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड आपसे पैसा अपने मन से नहीं मांग सकते, वहाँ लिमिट कर दिया गया है एक्ट में कि आप इतना ही पैसा लेंगे और इसी के तहत आपको, इसी में आपको पूरा केस का निपटारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि आप केस जो फाइल होता है 2 स्टेज में होता है, एक एडमिशन स्टेज होता है, एक फाइनल स्टेज होता है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप ऐसा तो डायरेक्ट होता है, लेकिन ऐसे आप अपीलेट स्टेज में जाते हैं तो अपील डायरेक्ट फाइल नहीं होती सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए अपीलेट स्टेज में वहाँ एडमिशन स्टेज है जिसमें केस जो होता है डायरेक्ट फाइल करने के, तो अपीलेट तो उसके लिए अलग फी निर्धारित किया गया, उसके लिए अलग, और फाइनल स्टेज के अलग किया गया। तो इसमें अगर आप एज अ मिडिल इनकम ग्रुप जाना चाहते हैं कि मैं मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं बड़े सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई फीस होते हैं तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप इस तरीके तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं एक मिडिल इनकम ग्रुप से हूँ, तो मुझे उस कमेटी में एप्लीकेशन दीजिए। वो कमेटी आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनी में जाता है, वो एप्लीकेशन देखिएगी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप के हैं तो आपका
आपको वो इनकम प्रूफ देना होता है। ऐसे इनकम प्रूफ एफिडेविट सिर्फ दे दीजिए, वो काम चल जाता है, वो प्रूफ काफी होता है, सब्सटेंशियल प्रूफ है वो कि हाँ एफिडेविट आप दे दीजिए कि हाँ मेरा जो मंथली इनकम वो 60,000। अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में है तो मंथली इनकम अगर आपका 60,000 से कम है, या फिर एनुअल इनकम 7,50,000 से कम है, 7,50,000 एनुअल इनकम, या फिर मंथली इनकम 60,000, अगर उससे कम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए मिडिल इनकम ग्रुप में आप एओआर्स और सीनियर एडवोकेट से एडवाइस लेने के लिए या फिर अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में कंडीशन है। ये तो पहला कंडीशन हुआ इकोनॉमी का कि आप एप्लीकेशन देंगे कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे इनकम ग्रुप, मैं इस इनकम ग्रुप में लाई करता हूँ। तो उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि वो आपके केस को अच्छे से जांच पड़ताल कर, स्क्रूटनी होती है, उस स्क्रूटनी में पता करेंगे कि आपका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होने लायक है या नहीं। अगर उनको लगता है कि आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होने लायक है तभी वो लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, ताकि जो ओवर क्राउड ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपका एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इन जो पैनल है उसमें से कोई एओआर सिलेक्ट कर लीजिए या सीनियर एडवोकेट सिलेक्ट कर लीजिए। आप मैक्सिमम में से 2 कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चुनना पड़ेगा कि हाँ मुझे एओआर चाहिए, एओआर या फिर ये। तो एओआर क्या है, एओआर की फीस थोड़ी कम होती है और सीनियर एडवोकेट्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन एओआर जो होते हैं ऐसे मोस्टली वहाँ पे पूरा केस को मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का खर्चा आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन है कि 10,000 रुपये सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो 10 या 12,000 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकते। पूरा केस शुरू होने से केस के डिस्पोजल तक, मतलब केस जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इससे ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर अलग से जो प्रिंट का होता है वो सब अलग चार्ज है। तो इसी में तो फ्री लीगल एड में यही था कि लोगों को, जो लोग हमारे सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही हमारे यहाँ लीगल लिटरेसी पे उतना जोर दिया जाता है, और प्लस यहाँ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन भी बहुत ज़्यादा है। एक तो डेटा है कि 2004 में लगभग 43 या 44% लोग थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। अभी 2011 सेंसस में डेटा है कि 21.9% बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बात है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है तो लिटरेसी की भी कमी है, लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस मोड में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, प्लस क्या रेमेडीज उपलब्ध है मेरे राइट्स के लिए। तो लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ तक। तो इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटो यही है कि लोगों को जो जस्टिस है वो जस्टिस सब तक पहुंचना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। खास करके हमारे यहाँ बैरियर इकोनॉमिक की है कि लोगों का पैसा नहीं होता तो वो अच्छे वकील नहीं कर पाते हैं, तो वो इकोनॉमिक बैरियर नहीं होता। और ये अगर ऐसा होता है तो वो सीधा फंडामेंटल राइट जो होता है वो हनन हो जाता है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि हमारे यहाँ जो मेनका गांधी केस था, एक लैंडमार्क जजमेंट, उसमें कहा गया था कि जो प्रोसीजर होगा ट्रायल का, या फिर जो जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होता है, उसका प्रोसीजर रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। तो अगर आप सही से आप रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं केस में, तो वो प्रोसीजर जो है वो कैसे रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर होगा ही नहीं, क्योंकि फेयर पॉलिसी वहाँ आएगा अगर आप सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा कोई वकील आपको, या आप इंडिजेंट पर्सन है, आप सही से वकील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो प्रोसीजर है वो रिप्रेजेंट होगा नहीं, तो वो जस्ट एंड फेयर होगा नहीं। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक जजमेंट है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई ट्रायल हो भी गया और आप अनरिप्रेजेंटेड रह गए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि वो एक वर्डिक्ट है, लैंडमार्क जजमेंट है कि वो आपका जो ट्रायल होगा वो विशिएट हो जाता है, मतलब वो ट्रायल जो है वो वॉइड है, वो फिर से आपका रीट्रायल कराएगी सुप्रीम कोर्ट आपको नया वकील दे करके। तो वो अगर कोई ऐसा, तो ये एक पॉलिसी के हिसाब से भी गड़बड़, नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट में भी नहीं, पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से भी बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर किसी का ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इसमें इतना ही चीज़ था कि आप किस तरह से लीगल एड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन सा सही फोरम है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ तो चाह रही है, एक तालुका लेवल, ऐसे तालुका लेवल पे सब जगह है नहीं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो आप वहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ जाके मिलिए, वहाँ बात करने पे आपको जो जरूरी सुविधा होती है, जो वकील होते हैं असाइन किए जाते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है। अगर एप्लीकेशन नहीं भी लेके जाते हैं तो वहाँ जो ऑफिस है वहाँ जाकर के आप बात कर सकते हैं कि हम ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो खुद कहें कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, आप वहीं पे एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, अपना जो केस है वो मैटर, रेजिडेंस, पता, जितने भी फॉर्मेलिटीज वो कर दे दीजिए, वो अगर आपके केस एलिजिबल होगा तो वो एडमिट कर लेंगे। तो अब सच बात आती है कि एलिजिबल कौन कौन से हैं। तो एलिजिबल लोग वो हैं जैसे SC/ST समुदाय के लोग हैं, वो एलिजिबल होंगे इसमें। जो बच्चे हैं, चाइल्ड हो गए, 18 साल से कम के लोग हैं, वुमेन हैं, जो औरतें हैं वो एलिजिबल हैं। जो इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। या फिर जहां अगर कोई नेशनल कैलेमिटी हुआ है, नेशनल डिजास्टर आया है,
तो अगर वहाँ जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं, जो अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गया, इससे अगर कोई लोग प्रभावित हैं वो भी जा सकते हैं फ्री लीगल एड लेने के लिए। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो इसका इनकम का ही है कि अगर आप इस इनकम में फॉल करते हैं तो आप फ्री में लीगल एड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको अप्लाई करना है तो 5 लाख होना चाहिए, और अगर अदर्स कोर्ट में करना है तो वो सब स्टेट का अपना अलग अलग है। तो स्टेट्स वाइज भी अपना अलग अलग रेगुलेशन है। बाकी और भी रेगुलेशन स्टैट्यूट, सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन मेनली 3 ही गवर्न करता है, लेकिन स्टेट्स अपना भी रूल रेगुलेशंस बनाते हैं इस आधार पे। तो इसके लिए आप जहां भी आपको सुविधा हो, अगर आपका केस ट्रायल कोर्ट में है तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में जा सकते हैं सहायता लेने के लिए। अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट की कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है जो और ये सब जो कमिटीज है वो जो कोर्ट्स है, जो कंसर्न कोर्ट है उसके प्रीमाइसिस में ही होती है। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रीमाइस में ही होगी, उसका कोई चैम्बर नंबर होगा, वहां जाइए आप पता, वो तो सब जो ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो ऑनलाइन भी है, नालसा में एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पता चल जाता है कि कौन सा चैम्बर है, कहाँ जा सकते हैं, अब वहाँ जाकर बता सकते हैं। और स्टेट और हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट का जो कमेटी, हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है वो हाईकोर्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट के तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही लाई करती है। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑफलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर पोस्ट से भी भेज सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उन सब चीज़ों में। तो ये बात थी फ्री लीगल एड मिलेगी। और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इंडिजिन पर्सन्स को फ्री लीगल एड मिलता है, जो मिडिल इनकम क्लास के लोग हैं उनको भी मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। और स्टेट्स वाइज हाई कोर्ट्स का भी अपना अलग अलग रेगुलेशन है, तो आप हाई कोर्ट में भी पता कर सकते हैं। आप जिस हाई कोर्ट के जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट्स में भी पता कर सकते हैं उनका क्या रेगुलेशन, उस स्टेट गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन है। अगर हाई कोर्ट में आप जाना चाहते हैं तो कौन से, मतलब किस मिडिल इनकम जो ग्रुप है उसके लिए कौन कौन से रेगुलेशन, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में है वो सब स्टेट का अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 5 लाख होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए पर मंथ, और प्लस 7,50,000 पर एनम से कम होना चाहिए, और 60,000 से कम होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए मिडिल इनकम ग्रुप जा सकते हो। 5 लाख से कम हो तो आप एज ए फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 5 लाख से ज्यादा है और 7 लाख 50 लाख से कम है तो आप एज ए मिडिल इनकम ग्रुप जा सकते हैं कि मैं मिडिल इनकम ग्रुप का तो जा सकता हूँ। तो ये था आज के लिए सेशन में इतना ही, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिन्होंने सवाल सबमिट किया था उसके लिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको सवाल हो। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो सर। हेलो, माय नेम इज उदय सन्नक्की फ्रॉम चिकोडी। या सर, क्या एक रिच सीनियर सिटीजन जो अमीर है हाँ लेकिन बहुत एज हुआ है, ठीक है, करीब 80 से भी ज्यादा हुआ है, क्या वो फ्री लीगल एड अवेलेबल कर सकते हैं? तो ये आप फ्री लीगल एड कोई भी कर सकता है। अगर रिच है तो उसका इनकम देखा जाएगा ना, वो एक क्राइटेरिया है इनकम। जैसे सेक्शन 12H कहता है कि अगर आप उस इनकम क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तभी आप फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अगर आप, जैसे दिल्ली का अलग रूल है, दिल्ली में क्या है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है लेकिन आपका अगर इनकम 2 लाख से कम है तो आप यहाँ अथॉरिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का तो अलग है, तो आप ये भी देखना पड़ेगा किस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए, सुन रहा हूँ। सर मेरा भी है क्वेश्चन। जैसे जो रूरल एरिया में है, जैसे हाँ सिटीजन में, उसमें रूरल एरिया में सेसी वैली है और उनके पास टेलीला का जो सेसी के थ्रू है, किसके थ्रू है? सेसी के थ्रू है टेलीला। टेलीला। टेलीला में, हाँ जी। जी समझ समझ पा रहे हैं सर कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बताइए फिर हम। फिर से बता दीजिए आप। टेली लॉ करके हमारे सीएससी पोर्टल पे एक ऑनलाइन वो है एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा। उसके थ्रू हम कानूनी सलाह जो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जी। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन ये आपका जो सेमिनार मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने दिया। मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता थी तो वो मुझे पता चली। और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता, मेरे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हाँ पेंडिंग हैं हाँ कानूनी
सलाह में से लेकर के तमाम जगह पर मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जितना पैसा आप खर्च करोगे उतना ही आपका काम बढ़ेगा। हाँ राइट सर? हाँ। तो अब मेरे पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि मैं उसे खर्च कर सकूं या इतना कर सकूं। और मेरे पास आज आप मिले तो आप एक तरीके से ईश्वर बनकर ही मेरे सामने आए, जो मुझे इतनी जानकारी मिल पाई। लेकिन मैं बहुत देर से अटेम्प्ट कर पाया ये सेमिनार, कोई बात जो कि होना था 4 जी, तो बहुत सी चीज़ें मेरे से मिस हो गई। नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, मैंने नंबर अपना भेज दिया है आपके इसी जूम पे, हो सके तो कांटेक्ट कर लीजिएगा सर। ठीक है ठीक है? ठीक है, अगर संभव होगा तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है। और कुछ सवाल है आप लोगों का? मैं वो सवाल आप लोगों को भेजा था उस लिंक पे, तो मुझे सवाल वो रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर फिर से आप लोग सवाल दोहरा दें तो अच्छा होगा, अगर कोई सवाल हो तब। Hello, हाँ जी बताइए। hello. Am I audible? या यू आर ऑडिबल। हाँ, हाय लव। बहुत अच्छा लगा यार तुम्हें 3 बार सुन के। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई बॉडी भी है जो इतनी सारी चीजें अवेयरनेस के लिए फैलाई जाती हैं कि फ्री लीगल एड है सारे लोगों के लिए, तो क्या कोई से गवर्नमेंटल बॉडीज भी है जो इसको रेगुलेट करती हो कि फ्री लीगल एड चल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल करती है। जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है ना, वो जो लेवल्स पे बांटती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज और एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो लीगल एड भी, मतलब फ्री लीगल एड के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है वो। और उसी के अंदर में पीएलवीज रिक्रूट होते हैं, वो पीएलवीज भी जाकर के एलएससी होते हैं जो वकील को अलॉट होते हैं, फिर वो भी जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन बात है कि ये देखे हैं कि हम बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है, ये छोटे शहरों तक पहुंच नहीं पाता। मैं खुद जब दिल्ली गया तब पता चला कि यहाँ ऐसा भी कुछ प्रोग्राम चलता है। तो लोगों को बहुत कम है जो पता, यहाँ तो बिहार में या फिर यूपी में तो लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ है। हाँ तो वही ना, मैं स्टैट्यूटरी आजमगढ़ में बॉडीज भी रहता हैं। हूँ तो मुझे। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो ये सारा स्टेट और कोर्ट मिल करके ये काम करते हैं। कोर्ट का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। कोर्ट खुद इसमें विजिलेंट रहती है कोर्ट, कि हाँ जो लोगों के लिए जो इश्यूज हैं उसको, मतलब उसको एड्रेस किया जाए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, सीनियर सिटीजनशिप का हो, सीनियर सिटीजन्स का हो। सब मैं खुद भी गया हूँ इन सब में, दिल्ली में अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू लव। और इसमें अगर कोई तकलीफ होता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। वो आपको पूरा जानकारी देंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको किसी भी तरह, अगर आपको पीएलवीज के बारे में जानना है या फिर ये जाने कौन कौन से लोग एलिजिबल, आप एलिजिबल है या नहीं है, ये भी अगर आपको पता करना है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जो डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसी के प्रीमाइज, उसी के कंपाउंड में ये सिचुएट करता है। उसका चैम्बर नंबर वो आपको पता करना पड़ेगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वहां जाकर पता कीजिए, वो आपको पूरा जानकारी देंगे। ओके ओके, थैंक यू लव। हेलो। जी बताइए। हाँ लवमन जी। हाँ जी सवाल पूछिए अपना। नहीं, मेरा मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं बस वो बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैंने देखा है। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको काम करते हुए मैंने देखा है कानपुर में कई सारे वॉलंटियर्स, पीएलवीज और एडवोकेट के साथ में जो माइग्रेंट्स लेबर होते हैं उनके लिए राशन इकट्ठा करते, उनको राशन बांटते हुए और घर घर इस कोविड के बारे में उनको जानकारी देते हुए, किस तरह सुझाव उनको बताते हुए किस तरह बचा जा सकता है। और जब जरूरी काम वहां से निकले तो मैंने उनको काम करते हुए देखा है कानपुर में, मैंने पहली बार देखा है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, छोटी से छोटी जगह, छोटे से छोटे इशू तक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको संज्ञान में लेती है और उस पर काम करती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। हाँ, और कोई सवाल है किसी का? हेलो जी बताइए। हाँ, ये एडवोकेट अप्लाई करने और एडवोकेट मिलने में कितना टाइम लगता है? ये आप एप्लीकेशन दीजिए, वो स्क्रूटनी इमीडिएटली होती है, मैक्सिमम 7 दिन का समय लगता है। वो स्क्रूटनी करने के लिए मैक्सिमम 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन के बाद आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपको ये एडवोकेट अलॉट हो गया है, असाइन हो गया है। आप उनसे जाके संपर्क करें, वो एडवोकेट खुद भी आपसे संपर्क करता है विद इन 1 वीक? हाँ, विद इन 1 वीक।
ऐसे प्रिस्क्राइब टाइम 1 वीक है, अगर कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाता है तो फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट रेगुलेशन के हिसाब से 1 वीक ही है। ओके, थैंक यू। और कोई सवाल? अगर अब कोई और सवाल नहीं है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। Thank you everyone for joining this webinar.